वेलकम टू कॉर लॉ क्लासेस। तो आज हम प्लेंट के बारे में देखने वाले हैं जो ऑर्डर 7 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग डेफिनेशन क्लॉज में कुछ नहीं बताया गया है प्लेंट के बारे में, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ये एक स्टेटमेंट होती है जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में दी होती है प्लेंटिफ के द्वारा, जिसमें वो स्पेसिफाई करता है कि ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, इस बंदे ने ये वाला मेरा राइट जो है ब्रीच किया है और इस वजह से मुझे कोर्ट आना पड़ रहा है आपसे रिलीफ लेने के लिए। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट जो स्पेसिफिकली मेंशन की जाती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट में कॉज ऑफ एक्शन और मुझे क्या रिलीफ चाहिए वो बताती है, ठीक है, उसको प्लेंट कहा जाता है। मीन्स एक तरह की शिकायत दर्ज करवाई जाती है सिविल कोर्ट में प्लेंटिफ के द्वारा। तो क्रिमिनल लॉ में हम उसको कंप्लेंट कहते हैं, यहाँ में उसको प्लेंट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि फॉर्मेट क्या होता है प्लेंट का, तो अगर किसी ने देखी है प्लेंट तो सबसे पहले ऊपर कोर्ट का नाम, इन द कोर्ट ऑफ JM1 है, CGM है, कौन सी कोर्ट है, किस शहर की कोर्ट है, किस डिवीजन की कोर्ट है वो लिखा जाएगा। उसके बाद सिविल सूट नंबर दिया जाएगा जब आपकी प्लेंट दर्ज हो जाएगी। ठीक है, 2026 का केस है तो 2026, 25 का है तो 25। ठीक है, यहाँ पे नंबर दिया जाएगा कि कौन से ईयर का केस है और ये उसका टाइटल नंबर है। उसके बाद कॉज टाइटल, इसमें क्या है, पार्टीज का डिस्क्रिप्शन, पार्टीज का नाम, ठीक है, उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, वो सारी चीज़ें मेंशन की जाती है। प्लेंटिफ का भी सेम और डिफेंडेंट का भी एज, नेम, रेजिडेंस सब बताया जाता है। उसके बाद हम बात करें बॉडी ऑफ प्लेंट में, तो बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे हम स्टार्ट करेंगे, आई हम्बली सबमिटेड एज फॉलोज। सबसे पहले मटेरियल फैक्ट्स इसके लिखने स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है, इस वजह से वो क्लेम डाल रहा है कोर्ट में। उसके बाद आप प्रेयर क्लॉज एक ऐड करोगे जिसमें क्या लिखोगे, आप कोर्ट से क्या मांग रहे हो, आपको रिलीफ क्या चाहिए डिफेंडेंट से या कोर्ट से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। लास्ट आ जाता है साइन एंड वेरिफिकेशन, पार्टीज के साइन होंगे, प्लीडर के द्वारा वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये एट द फुट ऑफ प्लेंट की जाती है। लास्ट में ये लास्ट प्रोसेस होता है, डेपोनेंट के साइन होते हैं, ठीक है, इधर इधर एडवोकेट के साइन होते हैं और ये हमारी प्लेंट इस तरह से लिखी जाती है। तो रूल 1 में देखिए अगर हम प्लेंट, तो ये पर्टिकुलर्स बताए गए हैं प्लेंट में क्या क्या होने वाली हैं। तो सबसे पहले कोर्ट का नाम, ठीक है, मेंशन किया जाएगा कि जिस भी कोर्ट में आप लेके आ रहे हो, पंजाब की कोर्ट है, किस स्टेट सॉरी किस डिवीजन की कोर्ट है, किस सब डिवीजन की कोर्ट है, वो सारा कुछ मेंशन किया जाएगा। पार्टीज का, ठीक है, फुल डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। डिफेंडेंट का फुल डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। अगर मान लो डिफेंडेंट माइनर है, अनसाउंड माइंड है, तो फिर क्या लिखा जाएगा, जैसे मान लो प्लेंटिफ ने डाला है सूट एक माइनर के अगेंस्ट, तो वो लिखेगा एक्स सन ऑफ वाई। ठीक है, तो इसके अलावा अगर मान लो कोई डिफेंडेंट कंपनी है, कॉरपोरेशन है, तो फिर क्या लिखा जाएगा, ए वर्सेस एक्स लिमिटेड ऐसे करके। इसके अलावा क्या कॉज ऑफ एक्शन है, कब वो अराइज हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। इसके अलावा आपको प्रूव करना है कि ये जूरिसडिक्शन पड़ती है इस कोर्ट की। जैसे मान लो सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू कितनी है, 10,000। तो अगर मान लो JM1 के पास पावर है, वो इस केस को सुन सकती है, तो वो आप लेके आ सकते हो यहाँ पे। अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर का मैटर है तो वो कोर्ट ट्राई नहीं करेगी, वहाँ पे प्लेन नहीं डाली जा सकती। रिलीफ क्या होएगा वो लिखना है आपको। इसके अलावा प्लेंटिफ कोई भी अपने रिलीफ में कोई अमाउंट है मान लो, वो वेव कर रहा है, छोड़ रहा है अपना राइट, ठीक है, या फिर मान लो वो सेट ऑफ कर रहा है कि अगर डिफेंडेंट चाहे तो वो मुझे भी उसके इतने पैसे देने हैं, मान लो मुझे भी उसका 2,000 देना है, ठीक है, वो इसमें सेट ऑफ कर दे तो 8,000 के ऊपर प्लेन डाल दी जाएगी। तो इसके अलावा सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू होनी चाहिए कोर्ट की जूरिसडिक्शन में आनी चाहिए, पेक्यूनरी वैल्यू जो भी होएगी, ठीक है, इसके बाहर नहीं जाएगा केस। अगर जाएगा तो वो ट्राई नहीं किया जाएगा, अदरवाइज कोर्ट क्या करेगी, खुद रिटर्न कर देगी, आपको प्रॉपर कोर्ट के पास भेज देगी। ठीक है, तो आपको प्रॉपर वैल्यू बतानी है। इसके अलावा कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, तो कॉज ऑफ एक्शन क्या है कि अगर हम बात करें कि जहाँ पे प्लेंटिफ मजबूर हो रहा है, कि प्लेंटिफ का राइट ब्रीच होता है और वो मजबूर हो रहा है कि उसको अब क्या चाहिए, या तो डिफेंडेंट से वो काम करवाना है, ठीक है, क्योंकि वो डिनाई कर रहा है, या उसको कोई रिलीफ चाहिए। ठीक है, रिलीफ कैसा हो सकता है, कोई भी कंपनसेशन की फॉर्म में हो सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कॉज ऑफ एक्शन का लिटरल मीनिंग अगर हम देखें तो क्या है, कहीं पे भी वैसे इसको डिफाइन नहीं किया गया, सेक्शन 2 में भी नहीं डिफाइन किया गया, लेकिन इसकी डेफिनेशन हम ले सकते हैं, इट इज़ अ बंडल ऑफ असेंशियल फैक्ट्स। असेंशियल फैक्ट्स कौन से हैं, जो जो चीज़ें ज़रूरी थी, ठीक है, जो परफॉर्म करनी थी या कोई एक्ट करना था लेकिन वो भी पर्सन ने नहीं किया। बंडल ऑफ एसेंशियल फैक्ट्स दैट द प्लेंटिफ मस्ट नेसेसरीली प्रूव इन ऑर्डर टू सक्सीड। और उस पर्सन ने वो सारी चीज़ें नहीं की, यहाँ पे काम खत्म नहीं होएगा, प्लेंटिफ को ये प्रूव भी करना पड़ेगा कोर्ट में, तभी कोर्ट मानेगा कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है।
ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ सूट क्या होता है? वैल्यूएशन मीन्स सूट की वैल्यू क्या रहने वाली है, ठीक है, वो आप सबसे पहले बताओगे। मीन्स मान लो मैटर है 10 लाख का, ठीक है, और आप GM1 के पास चले गए हो, मान लो GM1 सिर्फ सुन सकता है 5 लाख तक के मैटर, तो वो आप नहीं लेके जाओगे। आपके सूट की वैल्यू डिटरमिन करेगी कि आप इस कोर्ट में जाओगे कि नहीं जाओगे, ठीक है। उसकी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा क्या कोर्ट फीस रहेगी, ठीक है, ऑफकोर्स अगर 5 लाख है तो कोर्ट फीस कम होएगी, 10 लाख है तो कोर्ट फीस ज़्यादा होएगी। तो सूट की वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है, तो वो पता होनी चाहिए। जैसे मान लो मनी सूट है, तो मनी सूट है जो पैसों के मामले से डील करता है। जैसे मान लो किसी ने डेट की रिकवरी करनी है, तो यहाँ पे प्लेंटिफ क्या करेगा, एग्जैक्ट अमाउंट लिखेगा अपनी प्लेट में कि मुझे कितना अमाउंट चाहिए, ठीक है, प्रिसाइज अमाउंट, ठीक है, 10 लाख चाहिए, ठीक है, 5 लाख चाहिए, प्रिसाइज अमाउंट बताना है उसको, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मीन प्रॉफिट्स की बात की जा रही है, ठीक है, इसके अलावा अनसेटल्ड अकाउंट्स हैं, कोई और ड्यूज हैं, या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जो डिपेंडेंट के पोजेशन में है, ठीक है, कोई भी और डेट है, तो यहाँ पे नहीं डिटरमिन किया जा सकता। मीन प्रॉफिट है, मान लो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी थी डिफेंडेंट के पास और उसने उस चीज़ से क्या किया, अर्निंग किया, मान लो उसको आगे रेंट पे दे दिया, तो यहाँ पे फिर क्या किया जाएगा, अभी पता नहीं है कि उसने कितनी प्रॉफिट अर्न किया या कितना गेन किया है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट भी बताया जा सकता है। जैसे मान लो सूट है 10 लाख का, ठीक है, जो भी उसको रिकवर करना है, इसके साथ मीन प्रॉफिट्स भी हैं, उसको लगता है मीन प्रॉफिट्स 2 लाख हो सकते हैं, उसको लगता है, ठीक है, फाइनल नहीं है, कोई क्लियर कट उसके पास एस्टिमेट या रिकॉर्ड नहीं पहुंचा है, लेकिन उसको लगता है कि इतना उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है, इतना रेंट उससे जनरेट किया जा सकता है, तो वो कह सकता है 10+2 12 लाख अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है, ठीक है। तो इसी अप्रॉक्सीमेटली बेसिस पे, एस्टिमेट के बेसिस पे भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को डिसाइड किया जा सकता है, ठीक है। रूल 3, वेयर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। जहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी है इमूवेबल है, यहाँ पे क्या है, मनी सूट है, यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारी इमूवेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी कोर्ट में आपको जाना है, ठीक है, किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। तो प्लेट में प्रॉपरली आपको सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग आपको माइन्यूट डिटेल भी बतानी पड़ेगी इसमें कि ये पर्टिकुलर जगह इमूवेबल प्रॉपर्टी इस जगह पे लोकेटेड है, ठीक है, कितना कितना एरिया मेरे पास है, ठीक है, मैं ओन कर रहा हूँ, कितनी बाउंड्री है मेरी, ठीक है, खसरा नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें मेंशन की जाएंगी प्लेट के ऊपर, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ भी लिख दिया, ये जो ताजमहल है, ठीक है, आगरा में है, वो मेरा, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो चीज़ आप ओन करते हो उसकी एग्जैक्ट जो भी डिटेल है वो आपको बतानी है, ताकि कोर्ट जब जाके वहां पे देखे भी तो वहां पे होनी चाहिए, ठीक है। तो रूल 4, व्हेन प्लेंटिफ्स यूज एज रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव के बारे में अगर हम बात करें कि अगर मान लो प्लेंट रिप्रेजेंटेटिव सूट है कोई, ठीक है, प्लेंटिफ अपने आप को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस वो B, C और D का भी इंटरेस्ट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे उसको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि इस रिप्रेजेंटेटिव सूट में इसका भी पर्सनल इंटरेस्ट है, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है, कोई फ्यूचर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आज उस चीज में उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये उसको प्रूव करना पड़ेगा। डिफेंडेंट्स इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी टू बी शोन। रूल 5 क्या बताता है कि आपको प्लेट में, जैसे हमने कहा, कॉज ऑफ एक्शन आपको मेंशन करना है, तो वहाँ पे आपको रीजंस भी मेंशन करने हैं, ठीक है, कि क्यों ब्रीच हुआ है, डिफेंडेंट की क्या लायबिलिटी है वो भी आपको मेंशन करना है, और आप ये क्लेम क्यों मांग रहे हो वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। तो डिफेंडेंट का क्या रोल रहा है इस सारी चीज़ के बीच में, और आप क्यों ये चीज़ उससे रिलीफ मांग रहे हो, वो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, रीजंस आपको मेंशन करने पड़ेंगे। ग्राउंड्स ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ। इसके अलावा रूल 6 कहता है कि अगर मान लो प्लेट आप टाइम पीरियड खत्म, लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद दायर करते हो, ठीक है, मान लो 2 इयर्स का टाइम पीरियड था, ठीक है, और आपने क्या किया है, 2 इयर्स खत्म होने के बाद आप मान लो 6 मंथ के बाद आए हो, ठीक है, आफ्टर 2.5 इयर्स, तो यहाँ पे अगर लिमिटेशन लॉ आपको एग्जम्पशन दे रहा है कि आप अगर इन इन ग्राउंड्स में फॉल कर रहे हो, मान लो आपको सिकनेस थी, अनसाउंड हो गए, ठीक है, या फिर एक्नॉलेज कर दिया, ठीक है, किसी ने डेट को, तो वहां पे फिर क्या होता है, फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे आपको एक्सटेंशन मिल जाता है, एग्जम्पशन मिल जाता है, माफी मिल जाती है अगर आप टाइम पे नहीं भी आते हो तो। जो मीन्स लिमिटेशन एक्ट यहाँ पे इक्वली अप्लाई करेगा प्लेंट के ऊपर, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी जाएंगी कि आप किस ग्राउंड के अंडर एग्जम्पशन मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन वो ग्राउंड जो होना चाहिए वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, मीन्स वो हमारी प्लेंट के जो नेचर है उसको खत्म ना करने वाला हो,
ठीक है, तभी आप मांग सकते हो, अदरवाइज आप नहीं मांग सकते। रूल 7 की अब बात करते हैं, रिलीव टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड। मीन्स जैसे हमने कहा ना, मटेरियल फैक्ट्स आपको लिखने होते हैं, जैसे हमने प्लीडिंग में भी पढ़ा प्लेट में, तो क्या क्या डिफेंडेंट का रोल है, क्या डिफेंडेंट की लायबिलिटी है, रिप्रेजेंटेटिव सूट है या नहीं है, क्या है चीज़ें। और इसके अलावा रिलीफ की अगर हम बात करें तो रिलीफ भी आपको स्पेसिफिकली लिखना है। मीन्स आपको क्या चाहिए कोर्ट से, मीन्स कोर्ट के माइंड में कन्फ्यूजन ना हो कि वो पता ही नहीं लग रहा या कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, डिफेंडेंट को ही नहीं पता चल रहा अब उसने क्या करना है, ब्रीच तो हो गया, अब उसको कंपनसेशन देना है, उसको परफॉर्म करना है, ठीक है, या क्या करना है, क्या लायबिलिटी है उसकी, उसको पता ही नहीं चल रहा। तो सिमिलरली कोर्ट को पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ मांगने आ रहे हो कोर्ट में, ठीक है। तो अगर मान लो एक रिलीफ है तो उस रिलीफ के बारे में लिखना है, अगर मान लो आपको एक से ज़्यादा रिलीफ चाहिए तो सबको अलग अलग पैरा में लिखना है, ठीक है, कि आपको क्या क्या रिलीफ चाहिए, स्पेसिफिकली आपको स्टेट करने हैं। आप जनरली कोई भी रिलीफ नहीं मांगोगे, स्पेसिफिक रिलीफ मांगना है। तो रिलीफ की अगर हम बात करें तो रिलीफ दो तरह का है, जनरल रिलीफ और स्पेसिफिक रिलीफ। यहाँ पे रूल 7 में सिर्फ स्पेसिफिक रिलीफ की बात की गई है। जनरल रिलीफ को आप खुद नहीं मांग सकते हो एज राइट, इसको आप एज राइट मांग सकते हो। जनरल रिलीफ में क्या होएगा, कोर्ट का प्रेरोगेटिव होएगा, उसकी मर्जी है वो आपको रिलीफ वो देना चाहे या ना देना चाहे। मान लो कोई सिचुएशन ऐसी है तो इस वजह से वो आपको देना पड़ गया, जैसे मान लो क्या हुआ कि कोर्ट को लगता है कि अभी उसको लग रहा है प्रोसीडिंग के दौरान कि परफॉर्मेंस तो इसकी नहीं करवाई जाएगी, लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव रिलीफ हो सकता है कि हम मिलता जुलता इससे करवा दें, कंपनसेशन मान लो करवा लें, ठीक है, या किसी और से परफॉर्म करवा दें, ठीक है। तो वो चीज़ें हो सकती हैं, ये कोर्ट की मर्जी है, लेकिन पर्सन खुद नहीं डिमांड करेगा कि मुझे स्पेसिफिक रिलीफ नहीं दिया तो जनरल रिलीफ दे दो, कि कोई भी आपको लगता है ठीक तो वो रिलीफ दे दो, ऐसा नहीं होएगा। सिर्फ स्पेसिफिक रिलीफ होएगा, जो आपने मांगा है आपको वही मिलेगा। ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस कोर्ट अपनी मर्जी से जनरल रिलीफ दे सकता है, अदरवाइज नहीं दिया जा सकता, ठीक है। ये कुछ हमारे केस हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोर्ट रिलीफ दे सकता है पार्टीज को। मान लो आपने एक रिलीफ की बात ही नहीं की, ठीक है, आपने नहीं बात की थी, लेकिन कोर्ट को लगता है कि आपको वो रिलीफ मिलना चाहिए, तो फिर कोर्ट अपनी मर्जी से भी वो रिलीफ दे सकता है। वैसे स्पेसिफिकली मांगना जरूरी है, लेकिन इस केस में क्या बताया गया है कि अगर आप नहीं भी मांग रहे हो तो कुछ केसेस में खुद भी कोर्ट ग्रांट कर सकती है आपको। ये वाला केस है हमारा, जहाँ पे जनरल रिलीफ के बारे में बात की, जैसे हमने कहा कि सिर्फ वही जनरल रिलीफ दिया जाएगा जो प्लीडिंग और एविडेंसेस के अगेंस्ट ना हो, इनकंसिस्टेंट ना हो, ठीक है, मीन्स जिससे हमारा पूरा जो ट्रायल है वो विशिएट ना हो, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट केस है कि जहाँ पे अगर मान लो आपने एक छोटा रिलीफ मांगा, ठीक है, आपने मान लो रिलीफ ही 10,000 का मांगा है, मान लो कंपनसेशन ही, तो यहाँ पे कोर्ट आपको 10,000 का ही रिलीफ देगी, ठीक है, चाहे वो ज्यादा भी बन रहा है, मान लो कोर्ट को लग रहा है 20,000 बन रही है यहाँ पे, ठीक है, आपने 10 का मांगा है तो 10 का ही मिलेगा। अगर मान लो आपने मांगा 20,000 का है, ठीक है, लेकिन कोर्ट को लगता है कि 15,000 ही बन रहे हैं, तो यहाँ पे बड़े की जगह पे छोटा रिलीफ दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपने खुद ही कम मांगा है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा रिलीफ नहीं दिया जाएगा। तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा ये हमारा केस है जहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर मान लो क्लेम बढ़ाना है या कम करना क्या प्लेंटिफ कर सकता है, तो यहाँ पे प्लेंटिफ की बात की गई है कि वो अपना क्लेम बढ़ा सकता है। कैसे, प्लेंट को अमेंड करके। कोर्ट फीस आपको पता है कि अगर सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू बढ़ती है तो कोर्ट फीस ऑटोमेटिकली साथ साथ बढ़ती जाएगी, तो एडिशनल कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी। और वो लिमिटेशन पीरियड है अभी, ठीक है, जो भी हमारा लिमिटेशन एक्ट कहता है कि आप इतने टाइम के बीच बीच आ सकते हो तो आ सकते हो। अगर वो कहता है कि नहीं आ सकते 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, फिर आप नहीं आ सकते हो, ठीक है, अपना क्लेम बढ़ाने के लिए, ठीक है। या फिर मान लो सर्कमस्टांस ही ऐसे आ गए हैं, ठीक है, जब हमारा सूट इंस्टीट्यूट हो गया तो अब उसको कोर्ट को लग रहा है कि वाकई में प्लेंटिफ का तो नुकसान होता ही जा रहा है, ठीक है। मान लो ये ए वर्सेस बी था, इसकी प्रॉपर्टी बी के पास है, तो कोर्ट इसने पहले लिखा था 10 लाख का क्लेम, ठीक है, कोर्ट को अब लग रहा है प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कि बी क्या कर रहा है, मान लो उसने कोई फ्रॉड कर दिया, ठीक है, तो उसको क्या किया, थोड़ा सा पार्ट जो लैंड का था वो बेच दिया। तो यहाँ पे कोर्ट को क्या लग रहा है कि ये नुकसान हो रहा है प्लेंटिफ का इसमें, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है उसका अमाउंट भी साथ एड ऑन कर सकती है कोर्ट, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव रिलीफ की बात अगर हम करें, ऑल्टरनेट का मतलब क्या है कि अगर वो मेन चीज नहीं भी पूरी हो पा रही, उसके साथ मिलती जुलती कोई भी चीज दे दी जाए तो, ठीक है। मेन प्रिंसिपल रिलीफ नहीं मिल पा रहा, जैसे मान लो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमें नहीं मिल पा रहा, तो फिर कोर्ट क्या करती है, इसके साथ मिलता जुलता, ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उस पर्सन से ना करवा के, अगर वो पर्सन कह रहा है कि मेरा एक फ्रेंड है वो परफॉर्म कर देगा, तो उससे करवाया जा सकता है,
ठीक है। मीन्स उसके साथ मिलता जुलता कोई भी क्लेम, ठीक है, वो कोर्ट उसको क्या कर सकती है, ग्रांट कर सकती है, लेकिन क्या होना चाहिए, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए, खत्म ना कर रहा हो हमारे मेन क्लेम को, ठीक है, उसका नेचर ही चेंज ना कर रहा हो। तो ये हमारा केस है जहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर मान लो मेन रिलीफ नहीं मिल रहा तो क्या पार्टी कहेगी मुझे ऑल्टरनेटिव रिलीफ दे दो, तो कोर्ट को सबसे पहले फोकस करना है मेन रिलीफ देने में, ठीक है। कोर्ट सीधा नहीं कहेगा कि मेन की जगह पे मैं ऑल्टरनेटिव दे देता हूँ, नहीं, पहले मेन रिलीफ देना है, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो ही ऑल्टरनेटिव की तरफ जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है। रूल 8 बात करता है रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड। तो यहाँ पे जहाँ पे रिलीफ के ग्राउंड ही सेपरेट है, ठीक है, मुझे एक रिलीफ चाहिए, दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, वो क्यों चाहिए उनके रीजंस भी हैं, ठीक है, ये कॉज ऑफ एक्शन है इस वजह से ये रिलीफ चाहिए, ये वाला कॉज ऑफ एक्शन है तो इस वजह से ये, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको डिस्टिंक्ट क्लेम्स जो आपके बन रहे हैं, कौन कौन से कॉज ऑफ एक्शंस को लेके बन रहे हैं, वो आपको सेपरेटली एंड डिस्टिंक्टली मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट, अगर मान लो प्लेंट एडमिट हो जाती है, अब क्या होने वाला है, तो प्लेंट जैसे भी फॉर्म जो जिस फॉर्मेट में लिखनी थी वो आपने लिख ली, जो भी कोर्ट ने रीड कर लिया कि ठीक है ये कॉज ऑफ एक्शन बनता है, ये वाकई में जेन्युइन लग रही है, ठीक है, प्लेंट कि लगता है कि इसको आगे प्रोसीड किया जा सकता है। तो अब कोर्ट क्या करने वाला है, कोर्ट आपको कहेगा कि समन सर्व करवाए जाएंगे प्लेंट सॉरी डिफेंडेंट को, ताकि उसको भी नोटिस मिल सके कि उसके अगेंस्ट कोई भी प्लेंट आई है जिसका उसने आंसर करना है। तो इसके लिए समन ऑर्डर 5 है, वो हमें बताता है कि आपको समन देने पड़ेंगे डिफेंडेंट को, और इसके साथ समन के साथ साथ प्लेंट की कॉपी भी देनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि वो रीड करके आए, घर से अपना होमवर्क करके आए कि उसको किस चीज़ का आंसर देना है। और इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस रहने वाले हैं संबंध के, वो कौन जमा करवाने वाला है, प्लेंटिफ बियर करने वाला है, और वो जमा करवाएगा कोर्ट में। और ये जो कॉपी है कब जमा करवानी है कोर्ट में, जब कोर्ट आपको ऑर्डर करेगा उसके विद इन 7 डेज आपको क्या करनी है, कॉपी जमा करवानी है। अगर आप कॉपी जमा नहीं करवाओगे तो समन नहीं सर्व करवाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समन के साथ ये मस्ट है कि कॉपी ऑफ प्लेंट जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है आप 7 दिन के बीच बीच वहाँ पे पहुँच जाओ कोर्ट के पास अपनी कॉपी लेके। रिटर्न ऑफ प्लेंट, तो रिटर्न ऑफ प्लेंट का मतलब क्या है, जहाँ पे कोर्ट क्या करती है, कोर्ट को लगता है कि ये मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा मैटर, ठीक है, तो वो किसी भी स्टेज पे एट एनी स्टेज क्या कर सकती है, सूट को रिटर्न कर सकती है, प्लेंट को रिटर्न कर सकती है, भी आप वापस जाइए, इस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन है जो भी सो एंड सो, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे इस मैटर को सुना जाएगा। तो रिटर्न भी किया जा सकता है प्लेंट को अगर प्रॉपर जुरिस्डिक्शन में नहीं पड़ रहा है मैटर तो, ठीक है। और रूल 10A के साथ पढ़ना है हमने, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो प्लेंट को किसी भी स्टेज पे रिटर्न किया जा सकता है, ठीक है। क्या कहा जा सकता है कि आप प्रॉपर कोर्ट जो भी होएगी वहाँ पे इंस्टीट्यूट करो, ठीक है, वहाँ पे भेजा जा सकता है कोर्ट के द्वारा। इट इज़ डिक्लेयर दैट अ कोर्ट ऑफ अपील, अपीलेट कोर्ट के पास भी जुरिस्डिक्शन है, रिविजनल कोर्ट के पास भी जुरिस्डिक्शन है, मीन्स रिटर्न करने की पावर है अपीलेट कोर्ट के पास भी और रिविजनल कोर्ट के पास भी, ठीक है, कि वो क्या करे, अगर मान लो ट्रायल कोर्ट में चल रहा था केस एक्स कोर्ट में, ठीक है, तो एक्स कोर्ट ने कोई भी जजमेंट दे दी, तो इसके अगेंस्ट प्लेंटिफ चला गया वाई कोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपील कोर्ट है हमारी, ठीक है, तो अपील कोर्ट को लगता है कि एक्स कोर्ट ने कैसे सुन लिया ये मैटर, ये तो सुना ही नहीं जा सकता था, तो इस वजह से वाई कोर्ट क्या कर सकता है, इसके ऑर्डर को सेट असाइड करवा के प्रॉपर जो जुरिस्डिक्शन रहेगी वहाँ पे भेज सकता है, ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। और रिटर्न जब करेगा प्लेंट को कोर्ट या अपीलेट कोर्ट कोई भी, तो जज उस पर क्या करेगा, मेंशन करेगा रीजंस को, क्यों कि वो क्यों वापस इसको भेज रहा है, ठीक है, डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन और रिटर्न, वो दोनों चीज़ों को मेंशन करेगा, ठीक है, ताकि जब भी वो प्रॉपर कोर्ट में जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे कोर्ट को समझ आ पाए कि इस डेट को वो वहाँ पे गया था, ताकि वो लिमिटेशन से हिट नहीं हो रहा, ऐसे कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, तो इस वजह से सारी डिटेल मेंशन करनी ज़रूरी होती है। तो अगर मान लो किसी पर्सन ने ऑलरेडी एक्स कोर्ट में कोर्ट फीस पे कर दी थी, तो अब क्या होने वाला है, क्या उसको सेकंड कोर्ट में भी पे करनी पड़ेगी, तो फर्स्ट कोर्ट की फीस दूसरी कोर्ट में क्या हो सकती है, एडजस्ट करवाई जा सकती है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सिमिलरली लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेगा यहाँ पे भी। रूल 10 ने क्या बात करता है, पावर्स ऑफ कोर्ट टू फिक्स अ डेट फॉर अपेयरेंस ऑफ प्लेंटिफ इन हिज कोर्ट आफ्टर इट टर्न्स एंड, यहाँ पे क्या किया जाएगा, जैसे रूल 10 में रिटर्न कर दिया प्लेंट को, ट्रायल कोर्ट ने कर दिया, अपीलेट कोर्ट ने या रिविजनल कोर्ट ने, तो यहाँ पे कोर्ट के पास क्या पावर है कि वो एक डेट डिसाइड कर सकता है कि आपको इस दिन
इस जो प्रॉपर जुरिस्डिक्शन है ना कोर्ट की, वहां पे जाके आपको अपीयर होना है। मीन्स खुद ही डेट मेंशन करके दे देगा वो आपको आपकी प्लेट में, ठीक है, कि आप उस कोर्ट में जाओ और इस डेट को जाओ, ठीक है, और उस दिन आपको उस डेट को उस कोर्ट में अपीयर होना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों पार्टीज को इंटीमेट किया जाएगा कि मेरे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है लेकिन इस कोर्ट की है, आप वहां पे जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लेंटिफ में सबमिट अगर मान लो प्लेंटिफ को खुद ही पता चल रहा है कि इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक है, या फिर मान लो डिफेंडेंट ऑब्जेक्ट कर रहा था कि इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है और प्लेंटिफ भी मान रहा है यस इसकी नहीं है, तो वो एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं उसी कोर्ट में कि इस कोर्ट के पास नहीं है जुरिस्डिक्शन और हमें इस आप ऑर्डर कर दो, उस कोर्ट का आप रेफरेंस दे दो और हम उधर चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद वो कह सकते हैं खुद भी कि हमें आप डेट भी फिक्स करके दे दो और हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे उस दिन, ठीक है। अगर मान लो डिफेंडेंट को नहीं पता या प्लेंटिफ को नहीं पता, उस कोर्ट ने रिटर्न कर दी और उस कोर्ट का नाम भी लिख दिया, रेफरेंस दे दी कि उधर जाना आपको, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों पार्टीज को नोटिस देना पड़ेगा ताकि पता चल सके कि उन्होंने उस दिन वहाँ पे अपीयर होना है, ठीक है। तो बस ये सिंपल कोर्ट की ऑब्लिगेशन है जो हमने देखी कि फिक्स करके देगा डेट उनको, ठीक है, नोटिस देगा दोनों पार्टीज को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे सिंपल। यहाँ पे जो नोटिस दिया जाएगा उसको सम्मन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, अलग से सम्मन भेजने की जरूरत नहीं रहने वाली है क्योंकि एट द एंड हमने टाइम सेव करना है, ठीक है। तो रूल 10 में हमारा क्या बात करता था, रिटर्न किया जाता है अगर कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो रूल 10 में मेनली फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट की बात कर रहा है, ट्रायल कोर्ट की बात कर रहा है कि अगर वहाँ पे मैटर चल रहा था तो फिर अगर रिटर्न करना है तो वो कर सकता है। रूल 10 क्या बात करता था, रिटर्न के बारे में, ठीक है। और जो हमारा रूल 10 नहीं है वो बात क्या करता है कि रिटर्न किया जाएगा बाय फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट, ठीक है। और जो रूल 10 बी है वो क्या बात करता है, अपीलेट कोर्ट के बारे में बात करता है कि अपील कोर्ट क्या कर सकती है, सूट को ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। तो अब ट्रांसफर के बारे में देखते हैं कि ट्रांसफर क्या होता है। तो अगर हम कहें कि इसका मतलब क्या है, ट्रांसफ़र का मतलब अगर हम कहें कि रिटर्न ही है तो रिटर्न नहीं है, ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि जहाँ पे प्रोसीडिंग्स रुक गई थी वहीं से अब प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएंगी जहाँ पे भी ये नया ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। लेकिन रिटर्न में क्या होता है कि दोबारा से प्रोसीडिंग फ्रेशली स्टार्ट की जाती है, डी नोवो ट्रायल किया जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफर में ऐसा कुछ नहीं होता, पुरानी ही प्रोसीडिंग्स को क्या किया जाता है, कंटिन्यू किया जाता है, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स विच वर इनिशिएटेड इन अ रॉन्ग कोर्ट। जो पुरानी कोर्ट में थी वो गलत कोर्ट थी और अब हम प्रॉपर सही कोर्ट में उसको चलाने वाले हैं, लेकिन हमें पिछला वाला जो टाइम है वो सेव करना है, हम वही उसी जगह से उसी स्टेज से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे जिस जहाँ से हमें वो आई है, ठीक है। तो ये होती है हमारे सिंपल ट्रांसफर। तो वेयर द प्लेंटिफ फाइल्स एन अपील, किसी ने फाइल की है मान लो रिटर्न के अगेंस्ट कि अपील फाइल की कि रिटर्न नहीं होनी चाहिए, तो कोर्ट क्या कह सकता है कि आप इसको प्रॉपर सही जगह पे लेके जाओ, ठीक है, जिस जगह की जुरिस्डिक्शन पड़ती है और उस डेट को वो क्या कर सकता है, फिक्स कर सकता है। सिमिलरली ट्रांसफर के साथ भी ऐसे है कि मैं इस कोर्ट को भेज रहा हूँ, इस तारीख को आपको वहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। तो ये रिटर्न की बात करें तो डी नोवो ट्रायल होएगा, ठीक है। डी नोवो का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट कोर्ट्स हैं लेकिन ट्रायल फर्स्ट जो भी होती है हमारी प्लेन से वहीं से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ट्रांसफ़र का मतलब ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ये इस यहाँ पे हमें डिफरेंस बताया गया है सिंपल, ठीक है। तो सिंपल ये ट्रांसफर रिटर्न के बारे में था। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, तो रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, रिजेक्शन थोड़ा सा बड़ा होता है रिटर्न से, वापस भेज देना रेदर देन रिजेक्ट कर देना, ठीक है, वो ज़्यादा हर्टिंग आई थिंक। तो यहाँ पे क्या है, रूल 11 डील्स विद रिजेक्शन ऑफ प्लेन। तो यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं कि किन किन ग्राउंड्स के अंडर क्या किया जा सकता है, कोर्ट के द्वारा एक प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो वो कौन सा कारण हो सकता है कि अगर मान लो पार्टी ने प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं डिस्क्लोज किया, बताया ही नहीं है या छुपा लिया है कि कॉज ऑफ एक्शन है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है आपको पता, हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर इसके अलावा अगर मान लो सूट अंडर वैल्यूड है, सूट अंडर वैल्यूड मतलब कि जहाँ पे आप प्लेट में उसने अमाउंट कितना लिखा है, 10 लाख लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको मान लो कोर्ट फीस कम पे करनी पड़ रही है, मान लो 2% कोर्ट फीस पे करनी पड़ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो प्लेट होती 15 लाख की, ठीक है, जो एक्चुअल में है,
ठीक है, वो ये जानबूझ के नहीं बता रहा है ताकि उसको कोर्ट फीस कम पे करनी पड़े, इतनी ना पे करनी पड़े। तो यहाँ पे जानबूझ के किसी भी सूट की वैल्यू कम दिखाना, अंडर वैल्यूड दिखाना, ये भी कारण हो सकती है प्लेंट के रिजेक्ट होने का। ठीक है, आपको इतने कंजूस नहीं बनना है। ठीक है, जानबूझ के अंडर वैल्यूड नहीं बताना है। अगर मान लो प्लेंटिव खुद जाता है या डिफेंडेंट या प्लेंटिव खुद कुछ भी ऐसे मीटिंग ऑफ माइंड्स करके जाते हैं कि चलो ठीक है कोई नहीं, कोर्ट जो भी जजमेंट देगी हम पे अप्लाई करेगी, लेकिन हम छोटी कोर्ट से चलो जजमेंट ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, या फिर मान लो आपने वैल्यू तो सही लिखी है लेकिन आपने स्टैंप ड्यूटी पे नहीं की। ठीक है, तो आप कह रहे हो मेरे पास तो स्टैंप ड्यूटी पे करने के पैसे नहीं है, तो कोर्ट कहेगा ठीक है आप फिर अपने घर रहो। ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है तो। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ आप जो डिमांड कर रहे हो जो लॉ के द्वारा बार की जाती है या प्लेन दायर कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, वो भी चीज़ के लिए आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। जैसे मान लो लिमिटेशन लॉ में कहा गया है कि इतने टाइम के बाद तो आप आ ही नहीं सकते, बार्ड बाय लिमिटेशन ना, तो आप नहीं आओगे, उस टाइम के बाद आते हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मान लो आपने डुप्लीकेट फाइल किया, डुप्लीकेट मीन्स जैसे मान लो आपको प्लेंट की कॉपी देनी थी, आपने प्लेंट की कॉपी नहीं दी। ठीक है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है रिजेक्शन का। और प्लेंटिफ फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 9। तो हमारे रूल 9 की क्या प्रोविजंस थी कि जैसे प्लेंट को जब एडमिट किया जाएगा तो आपको कॉपी देनी है 7 दिन के अंदर अंदर जब कोर्ट ऑर्डर करेगा, और आपने वो नहीं दी तो भी कोर्ट क्या आप कह सकते हैं कि अब आपको वापस आने की जरूरत नहीं है, आप भी अपने घर रहो। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का। ठीक है, तो इसकी प्रोवाइजो क्या कहती है कि टाइम फिक्स्ड बाय द कोर्ट फॉर द करेक्शन ऑफ वैल्यू और सप्लाई ऑफ रिक्विजिट स्टैम्प पेपर शैल नॉट बी एक्सटेंडेड अनलेस द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो कोर्ट आपको एक और चांस देता है कि आप क्या करो, स्टैम्प ड्यूटी पे कर दो या आप इसकी वैल्यूएशन सही कर दो, और आप वो उतने टाइम के बीच बीच नहीं सही करते जो आपको कोर्ट ने बताया है, तो आप बाद में कोर्ट नहीं आओगे, कोर्ट आपको सीधा सीधा मना कर देगा। लेकिन अगर आप रीजंस लिख देते हो कि इस वजह से मैं नहीं आ पाया, मेरे पास सच में पैसे नहीं थे, या फिर मुझे नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की। ठीक है, कुछ भी एक्सेप्शनल नेचर हो सकता है, तो आप आ सकते हो इसको करेक्ट करने के लिए, अदरवाइज कोर्ट आपको अलाउ नहीं करने देगा। क्योंकि क्या है ये, इससे डिले होने वाला वही सारी चीज़ें। ठीक है, आप पहले ध्यान नहीं देते हो फिर आ जाते हो, टाइम वेस्ट करोगे कोर्ट का। कोर्ट वहीं पे अलाउ करेगा जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि ग्रेव इनजस्टिस हो जाएगा प्लेंटिफ के साथ, तो इस वजह से वो अलाउ कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, प्रोसीजर बताया गया है कि रिजेक्ट होएगी जब प्लेंट, तो क्या रहने वाला है, प्लेंट रिजेक्ट होगी, जज अब क्या करेगा, ऑर्डर्स मेंशन करेगा जैसे रिटर्न में मेंशन करता है। रिजेक्शन में भी स्पेशल उसको ऑर्डर में रीजन मेंशन करने पड़ेंगे कि ये रीज़न है, इस क्लॉज में वो फॉल कर रहा है जो पीछे हमने देखे हैं कि ये ग्राउंड्स हैं, प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं है या कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको वापस भेज रहा हूँ, सॉरी रिजेक्ट कर रहा हूँ। वापस भेजना मतलब रिटर्न, तो मैंने रिजेक्ट ही कर दिया इसको। तो ये मेरा केस है। ये क्या बताता है कि ये जो पीछे हमने जो रूल्स के सब रूल्स देखे हैं, कुछ ग्राउंड्स देखे हैं कि जहाँ पे रिजेक्शन किया जा सकता है, क्या ये एग्जॉस्टिव उतने तक ही सीमित है, उन्हीं में फॉल करना चाहिए। तो इस केस में क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, एग्जॉस्टिव नहीं है, कोई भी और अदर रीजन हो सकता है। ठीक है, तो भी क्या किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो पार्टीज ने फ्रॉड कर दिया, ये भी रीजन हो सकता है। ठीक है, तो या मान लो समन में उसने कुछ समनिंग उसको प्रॉपर नहीं करवाई सर्विस, ठीक है, जानबूझ के, तो ये भी रीजन हो सकता है। तो ऐसा कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ये हमारा केस है। तो अगर मान लो प्लेट को हम कहें, हाफ प्लेट को ही रिजेक्ट करना है, हाफ को नहीं करना है, जैसे मान लो ये क्लेम, ठीक है, ये दो बातें तो सही है, ये तीसरी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट क्या कहेगा कि ये तीसरी बात को मैं रिजेक्ट करता हूँ, ऐसे नहीं होने वाला, कोर्ट सारी बातों को रिजेक्ट करेगा। आधी प्लेट रख ले आधी ना रखे, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, रिजेक्टेड एज होल। ठीक है, तो प्लेंट को कब रिजेक्ट किया जा सकता है, तो प्लेंट को कभी भी रिजेक्ट किया जा सकता है, इवन की इश्यूज भी फ्रेम हो चुके हैं ना, तब भी उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड हमें जस्टिस देना है, तो वो कैसे मीन्स दे सकते हैं हम, तो वो तब जब फेयर ट्रायल हो, तो जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, तो कोर्ट को मजबूरन रिजेक्ट ही करना पड़ेगा, एक तरह की आपको पनिशमेंट ही देनी पड़ेगी। ठीक है, रूल 13, where rejection of plaint does not preclude presentation of fresh plaint। तो जैसे हम रिजेक्शन की बात करें, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या है, तो अगर हम डिक्री की डेफिनेशन में देखें तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी क्या है, डीम्ड डिक्री है। ठीक है,
तो डीम्ड डिक्री है, डिक्री एक बार डिसाइड हो जाती है ऑन मेरिट्स तो उसके बाद उसके ऊपर रेस्ट जुडिकेटा अप्लाई कर जाता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, इवन दो ये डीम्ड डिक्री है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ये क्या कर रही है, रेस्ट जुडिकेटा अप्लाई नहीं कर रही। मीन्स आप क्या कर रहे हो, रूल 13 कहता है कि आप दोबारा से कोर्ट आ सकते हो, रिजेक्शन आपको रोक नहीं रही है, ठीक है। मीन्स हिम्मत नहीं हारनी है, आप फिर से दोबारा आ सकते हो। नो डाउट ये डीम्ड डिक्री है, तब भी ये एक्सेप्शन है हमारे रेस्ट जुडिकेटा की, ठीक है, या डीम्ड डिक्री की। रूल 14 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन विच प्लेंटिव्स यूज और रिलाइज। तो इसके अलावा प्लेंटिफ ने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं या प्लेंट में जो जो मेंशन किए हैं उसने, तो वो क्या करने वाला है, उन डॉक्यूमेंट्स को वो ओरिजिनल लगाने वाला है साथ, ठीक है, वो ओरिजिनल कोर्ट में देगा। इसके अलावा मान लो वो उसकी पोजेशन में है तो वो दे सकता है। अगर मान लो वो उसके पोजेशन में नहीं है, मान लो उसने जमा करवाए हुए हैं लेकिन उसकी पावर में है, उसके कंट्रोल में है कि वो जब भी चाहे लेके आ सकता है, तो वहां पे वो फोटोकॉपी भी लगा सकता है और कोर्ट को कह सकता है कि जब आप मांगोगे मैं लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि तब भी आप लेके आ सकते हो कि जहाँ पे पता है कि आप कल को ले आओगे, लेकिन जहाँ पे लगता है कि वो डॉक्यूमेंट ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, आप लेके ही नहीं कभी आ पाओगे ओरिजिनल, तो फिर आप उस डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर सकते हो प्लेंट में, ठीक है। इसके अलावा कोई भी चीज़, जैसे मान लो आपने पहले, यह डॉक्यूमेंट था जो पहले आपने बात की हुई है उसकी, लेकिन आपने प्रोड्यूस नहीं किया ओरिजिनल में, तो बाद में आप एविडेंसेस की स्टेज में उसको यूज़ नहीं करोगे कि एविडेंस में आप कहो आज क्रॉस के लिए मैं लेके आ जाता हूँ, ठीक है, या चीफ के लिए लेके आ जाता हूँ, या इश्यूज फ्रेम हो गया अब लेके आ जाता हूँ, तो वो फिर उस चीज़ का बेनिफिट आप बाद में नहीं लेके आओगे। जो डॉक्यूमेंट की बात करनी है अभी करनी है, अभी प्रोड्यूस करने हैं, बाद में आप नहीं लेके आ सकते, उसको नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन इस चीज़ की एक एक्सेप्शन है कि कब आप कहो कोर्ट को कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आऊँगा, मैं तब लेके आऊँगा अगर मान लो कि वो डॉक्यूमेंट आप क्रॉस में ही प्रोड्यूस करने वाले हो, क्रॉस के लिए यूज़ होने वाला है प्लेंटिफ के विटनेसेस के लिए, तो आप उसको कह सकते हो कि मैं अभी नहीं दूंगा, क्रॉस में लेके आऊँगा। या फिर ऐसा डॉक्यूमेंट जो सिर्फ और सिर्फ मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है, या दिया जा सकता है, तो भी आप क्या कह सकते हो कि कोई बात नहीं, वो आप ना लेके आओ, अदरवाइज आपको ओरिजिनल कॉपीज लेके आनी पड़ती हैं। रूल 16 सूट्स ऑन लॉस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। लॉस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कौन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हो सकते हैं हमारे, मान लो चेक है, कोई हुंडी है, ठीक है, कोई प्रॉमिसरी नोट है। तो यहाँ पे क्या है, जो ऑलरेडी गुम चुकी है चीज़, ठीक है, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारा गुम चुका है, मान लो चेक गुम चुका है, तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है कि ओरिजिनल लगाया जाए सूट डालने के लिए, तो यहाँ पे तो फोटोकॉपी ही लगाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी को भी क्या ट्रीट किया जाएगा, एज ओरिजिनल ही, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे कोर्ट अलाउ करता है कि कोई बात नहीं, इट इज़ प्रूव दैट इंस्ट्रूमेंट इज लॉस्ट, आप प्रूव कर दोगे कि वाकई में गुम चुका है। और प्लेंटिफ इंडेमनीफाई कर रहा है, क्या इंडेमनीफाई कर रहा है कि कोर्ट में पास a decree as it would have passed if the plaintiff had produced the instrument in court when the plaintiff was presented and had the same time delivered a copy of the instrument to be filed with the plaint। क्या इंडेमनीफाई कर रहा है कि वो चीज़ चोरी हो चुकी है और वो क्या है, कोर्ट उस चीज़ के ऊपर डिक्री दे सकती है, ठीक है, जैसे कि वो चीज़ ओरिजिनली कोर्ट के पास ही है, ठीक है। तो ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी पहले कोर्ट में, देन ही कोर्ट डिक्री दे पाएगा। रूल 17 प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक। शॉप बुक की अगर हम बात करें, जैसे मान लो बही खाते होते हैं, दुकान का जो सारा रिकॉर्ड होता है, सर्वे होता है, वो सारी चीज़ें एक जगह पे रजिस्टर पे लिखी होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि जो रेगुलर काम चलता है दुकानों का, ठीक है, या किसी भी और चीज़ का, तो उसको हम रोक दें, कोर्ट में ओरिजिनल शॉप बुक जमा करवा दें, ठीक है, वो रजिस्टर जमा करवा दें, तो वो पॉसिबल नहीं है, सारा काम रुक जाएगा उनका। ईयरली हो सकते हैं, मंथली हो सकते हैं, जैसे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट कहेगी कि आप उस चीज़ को, जो भी डेट फिक्स की जाएगी कि उस दिन आपको लेके आना है वो रिकॉर्ड, आप उस दिन ओरिजिनल को लेके आओगे और उसको जितना जितना पार्ट चाहिए, ठीक है, उसको टैली किया जाएगा, जो जो आपने कोर्ट में जमा करवाया जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। एडवोकेट उसको टैली करने के बाद या क्रॉस करने के बाद आपको वापस भेज दिया जाएगा, आइडेंटिफाई करके वापस भेज दिया जाएगा कि यस मैंने जो कंपेयर किया ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कोर्ट या ऑफिसर इसको आइडेंटिफाई करेगा कि यस मैंने देख लिया और ये बिल्कुल करेक्ट है, और सर्टिफाई किया जाएगा कि यस ये ओरिजिनल ही मेरे पास आया था, और ये जो अभी मैंने टैली किया ये भी एक तरह की ओरिजिनल ही है, सर्टिफाई करके लिख देगा नीचे, जैसे सर्टिफाइड कॉपी होती है सेम ओरिजिनल का स्टेटस मिल जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे रूल 17। तो हमारे सारे रूल्स खत्म हो चुके हैं। तो सिंपल, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद, थैंक यू।